अभी अभी एज एन एचआर मैनेजर ज्वाइन किया है या फिर एज एन एचआर ज्वाइन किया है, यस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ली है एज एन एचआर मैनेजर या फिर कोई भी सीनियर पोजीशन एचआर की, या फिर हम एक एचआर है, नॉर्मल एचआर है, जर्नलिस्ट एग्जेक्टिव, और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है, लाइक या तो हम बहुत ही कम लोगों में है, मतलब बहुत सारे एचआर नहीं है वहां पर, हमें करनी है बहुत सारी एक्टिविटीज एज एन एचआर। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारे हाथ में होनी चाहिए? यस, अगर हम खोले वो सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब कहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट थोड़ी हम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एचआर काम करने के लिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और हम हैं एचआर, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि हम उनका रिक्रूटमेंट, पेरोल, एग्जिट और डे टू डे एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और बहुत सारी एक्टिविटीज जो एक एचआर करता है एक एम्प्लॉई को लेकर, वो सारी हम कर पाए। अब किस बारे में बात हो रही है? अगर यहाँ पे थोड़ी सी डाउट आ रही है तो आज हम साथ में मिलके इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव एज एन एचआर। बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया सेशन, तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा सेशन देखें, लॉन्ग सेशन में अवॉइड करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं, वो मुझे बताने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, राइट? कोई भी एचआर है, आप चाहे रिक्रूटर हैं, आगे सोचते हैं भाई मुझे मैनेजर लेवल पे जाना है, या फिर अभी आपने ज्वाइन किया एज एन एचआर, आप इंटर्न है, सबके लिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए इसको जरूर देखें। पता तो होना चाहिए ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे हाथ में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैव एज एन एचआर, राइट? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, चाहिए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां भी सेशंस देखिए, आएंगे वहां भी सेशंस। इससे पहले मेरा एक सेशन आया था रिक्रूटमेंट रिपोर्ट का, प्लीज उस सेशन को जरूर देखें। सैंपल रिपोर्ट चाहते हैं तो भी जरूर बताएं, ओके? बिल्कुल आ जाएगी सैंपल रिपोर्ट, कोई इशू नहीं है। सेशन जरूर देख लें, जाके इससे जस्ट पहले ही आया है, प्लेलिस्ट में भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में है, नहीं मिलता है तो मुझे भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? बाहर से हमें सबने बता तो दिया कि भाई इतने इतने लोग काम करते हैं, नहीं, उससे नहीं काम चलेगा। या तो पीडीएफ फॉर्म में लीजिए, या फिर हो सकता है फाइल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा ही होगा। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना पड़ेगा और उसको अपने पास रखना पड़ेगा। अगर मतलब वहां पे अब आज तक नहीं बना है, कोई स्टार्टअप नहीं है, पहले से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है? ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब ऊपर कौन है? ओनर है, सीईओ है, डायरेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक डिपार्टमेंट्स आ गए आपके, जैसे फाइनेंस, आपका एचआर, आपका एडमिन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, राइट? इस तरीके के डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद कौन कौन उसमें मैनेजर है, पोजीशंस कैसे कैसे होल्ड करते हैं। फाइन, ये बहुत इजी सा चार्ट है, आप गूगल आउट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखा दीजिए, तो मैं वो भी दिखा दूंगी, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट? नॉर्मली एक ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ब्रांचेस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं या हेड ऑफिस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसमें ये पता होता है कि कौन पर्सन किस पोजीशन पे है। यहाँ इसकी बात हो रही है, आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने एम्प्लॉइज हैं वो किस किस पोजीशन पे है। अदरवाइज क्या होगा, आप अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा किस लेवल पे कौन पर्सन है। जब आप किसी एम्प्लॉय से बात करेंगे, स्पेशली अगर आप किसी सीनियर पर्सन को कॉल करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे सीनियर पर्सन आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, इससे पहले कौन है या इसके बाद कौन है डेजिग्नेशन में, मुझे किसे रिपोर्ट करना होगा, इंटरव्यू पैनल में क्या ये लोग हैं क्या नहीं है, इस तरीके की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरा कैसे है। अगर आप ये को यही नहीं पता होगा, डेजिग्नेशन डिफरेंस नहीं पता होगा, सीनियर जूनियर डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आप कैसे किसी कैंडिडेट को कन्विंस करेंगे? वो कहेंगे अरे यार इसे तो खुद ही कुछ नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये क्या हायरिंग कर रहा है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा टॉप टू बॉटम ही होता है, टॉप पे लिखा होगा, और ये हो सकता है आपके ग्राफ्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में होता है। हमारे नॉर्मली ये वर्ड में भी बन जाते हैं, और कई बार आपको ये पीपीटी फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब ऐसा है कि आपको एक फाइल फॉर्म में तो चाहिए चाहिए, और ये आपको एक पीडीएफ या फिर पीपीटी फॉर्म में भी आपके पास
होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं है तो प्लीज जरूर बनाइएगा, पूछकर बनाइए। अपनी कंपनी में जो भी आपको हायर कर रहा है, हो सकता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी डायरेक्ट ओनर से ही बात हो, तो इसको उन्हें कन्विंस जरूर करेगा कि ये होना जरूरी है। हमें एक्चुअली डेजिग्नेशन डिफरेंस पता होने चाहिए, कौन सीनियर पोजीशंस पे है, कौन लोअर पे है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रीमलाइन करने में बहुत सारी चीजें, राइट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई बहुत ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जाता है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जाता है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता है। हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके खुद करनी पड़ेंगी चीजें स्ट्रीमलाइन, वहां पे कैसे करेंगे, राइट। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सेकेंड इज द स्टाफिंग प्लान। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स में हायरिंग मैनेजर्स ना आपको ऐसे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं क्योंकि स्टाफिंग प्लान ही नहीं होता प्रॉपर। यस, वो कहेंगे यार मुझे अभी ये हायरिंग चाहिए, एक एग्जेक्टिव कल मिल गया था, फिर मुझे 5 दिन बाद फिर एक एग्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट आ गई, पता नहीं क्या काम चल रहा है, वो अपना कुछ इंटरनल काम चला रहे हैं। स्टाफिंग प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए स्टाफिंग प्लान, बहुत जरूरी है। कहाँ है मेरा स्टाफिंग प्लान? मतलब क्या है ये स्टाफिंग प्लान? ये है डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉयज की नीड है, वो क्या काम करने वाले हैं, एनालाइज करिए अभी क्या काम चल रहा है। स्टार्टअप है तो बहुत इजी है, सारी चीजें पहले से लेके चले कि भाई कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने उनके नीचे एम्प्लॉयज होंगे, क्या क्या वर्क होगा, कैसे कैसे एलोकेट होगा, राइट। और विद क्लैरिटी, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है तो उन्हें डिजाइन कीजिए। इस हरी में नहीं रहिए कि भाई मुझे तो अपने टारगेट्स देने हैं, मुझे तो अपने टारगेट्स देने हैं। पता है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो जब आप इन सब चीजों के बारे में बात करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये स्टाफिंग प्लान कहाँ है और कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या है। लेकिन पता है फिर बाद में सबको रियलाइज होगा कि इन्होंने बहुत ही प्लान्ड वे में स्टार्ट किया है अपना रिक्रूटमेंट करना। यस, अब यहाँ जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ बहुत सारे रिक्रूटर्स या बहुत सारे एचआर्स हैं, वहां पर ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और वहां पर क्या होगा, आपको एक डिफाइंड चीज दे दी जाएगी कि भाई चलो अब ऐसा है, ये सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती, जितने डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो आपको हमने ये ऐसे ऐसे करके बता दिया। और स्टाफिंग प्लान का ये है कि डिपार्टमेंट में 5 लोग चाहिए, अभी 3 है, अभी 4 है, तो चलो अब एक एम्प्लॉय और चाहिए। इतना हो सकता है आपसे इस लेवल पे डिस्कस किया जाए, राइट। और स्पेशली अगर आप किसी लो पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे, एग्जेक्टिव पे या फिर अभी फ्रेशर पोजीशंस पे करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना। लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये चीजें जरूरी हैं। तो आप धीरे धीरे जब ओल्ड होते जाएं, 6 मंथ्स 1 ईयर हो, तो आप ये चीजें डिमांड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 4-4 5-5 साल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से में काम करते हुए, और उसके बाद उनसे पूछो भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं पता, स्टाफिंग प्लान क्या है, नहीं यार मैं तो एक पोजीशन पे काम करती थी या तो मैं 2 पोजीशन पे काम करती थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा। क्यों हम इतने साइलेंट क्यों बैठे हैं? ऐसे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग स्टक्ड हैं कहीं ना कहीं कंपनीज में क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा दायरा सीखा है काम का। क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं हम? फाइन। सो ये सारी चीजें देखिए, खुद से प्लान करनी पड़ेंगी। बहुत बार स्टाफिंग प्लान बनाइए, देखिए कितने डिपार्टमेंट्स होंगे मेरे, उसमें एक मैनेजर हो गया, मैनेजर के नीचे कितने एग्जेक्टिव्स क्या क्या काम करेंगे, उनके क्या रोल्स होंगे, राइट। की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लीजिए पहले ही लेवल पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके इसी में अगर पहले से इंटरनल एम्प्लॉइज बहुत सारे काम कर रहे हैं मतलब उस डिपार्टमेंट में, तो भी हमें एनालाइज करना जरूरी है कि ये इतना स्टाफ मेरा करंट है और इसके बाद हमें इतना चाहिए, किस किस पोजीशन के लिए चाहिए और क्यों चाहिए। फाइन। सो ऐसे कभी भी नहीं होगा कि कभी भी उठ के कोई भी कह देगा आपसे कि भाई ऐसे मुझे ना एक एम्प्लॉय चाहिए। क्यों चाहिए डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय, राइट। बहुत सारे लोग पूरे पूरे दिन रिक्रूटमेंट ही करते रहते हैं एंड आना जाना यही सब लगा रहता है, इतनी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती हैं। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं और हम बिजी हैं और बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मैनेजर्स ऐसा शो ऑफ करने की भी कोशिश करते हैं कि पता नहीं किस चीज की वो रिक्रूटमेंट करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नीड भी है नहीं है, क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने कभी भी कोई एम्प्लॉय लिया और फिर उसके बाद किसी को निकाल दिया, फिर दोबारा से वो वैकेंसी अराइज हो गई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब चीजें? वाई हम वो वाला टाइम कहीं और अच्छी एक्टिविटी में यूज नहीं कर रहे हैं। यस, एचआर के बहुत सारे रूल्स हैं। बहुत ही सैडनिंग है कि हम सिर्फ रिक्रूटमेंट करते रहते हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए एज एन एचआर कर सकते हैं। तो व्हाई डोंट वी गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स, राइट। सो इसलिए आपको स्टाफिंग प्लान करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं स्टाफिंग प्लान के बाद थर्ड है जॉब प्रोफाइल्स या फिर जॉब रोल्स। जितने भी जॉब प्रोफाइल्स और जॉब रोल्स हैं वो हमारे पास विद जॉब डिस्क्रिप्शंस होने जरूरी है। कितना स्किल, कितना एक्सपीरियंस, क्या एज है, क्या क्या क्राइटेरिया है जिस पे हम उन्हें रखते हैं। एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जरूरी है उनकी होनी, जॉब लोकेशंस, एवरीथिंग ये हमारे पास जरूर हैंडी होना चाहिए, इधर डिजिटली और हमारे पास ये फाइल फॉर्म में भी हो सकता है। ओके मैं हमेशा से ये प्रेफर करती थी कि मुझे जब डिजिटली चीजें मिल जाती थी तो मैं अपनी फाइल मेंटेन करती थी। यस और इसी ने मुझे हेल्प किया हर एक डिपार्टमेंट
का जो वर्किंग थी वो स्ट्रीमलाइन करने में। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई जब हमें बहुत सारे ऑल्टरेशंस करने पड़े, और उसमें क्या हुआ, मेरे पास सारी चीज मेरी फाइल में अवेलेबल थी, सारे जॉब प्रोफाइल, सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो जब भी मुझे हायरिंग करनी होती थी, एकदम से कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ, मेरे पास सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि यार अब जॉब डिस्क्रिप्शन हायरिंग मैनेजर से डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो जब भी मैं किसी भी पोजीशन पे स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा हायरिंग मैनेजर से दोबारा पूछती हूँ कि ये जो मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें कोई चेंजेस हैं या नहीं है, और अब आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज काम चेंज होता रहता है, वर्क प्रोफाइल भी चेंज होता रहता है, तो वो हमें जरूर हायरिंग मैनेजर से डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हमारे पास सारी चीजें हैं, बट बहुत बार ऐसा भी होता था मैं फ्री टाइम हूँ, घर पे हूँ, फ्री हूँ, संडे है, कुछ काम नहीं है, मैंने सारे अपने टास्क निपटा लिया, तो मैं वो जॉब प्रोफाइल्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस भी रीड कर लेती थी। ऑल्दो ये फनी भी साउंड होता है कि यार कौन अपना काम इस तरीके से करता है, बट येस आई यूज्ड टू डू। मैं आज भी ऐसी वर्किंग ही करती हूँ कि जब मेरे पास थोड़ा सा मुझे ऐसा टाइम मिला और मेरे पास रीडिंग टाइम है मेरे को, क्योंकि रीडिंग का बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं एक इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है रीडिंग का, तो जब कुछ भी रीड करने को नहीं होता तो मैं हाँ ये चीजें दोबारा दोबारा पढ़ लेती हूँ, जैसे कि वो मेमोराइज हो जाती है। फाइन, सो ये आप भी कर सकते हैं, और मतलब ये है कि ऑफिशियल आवर्स में तो आप उनको अपने पास रख ही सकते हैं कि जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो आप उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं, और नेक्स्ट जब हमें हायरिंग भी करनी होगी तो भी हमारे पास होगी, सारे हमारे पास स्टफ अवेलेबल होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कौन से जॉब रोल्स हैं, कौन से जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं विद टाइटल्स एंड डिटेल वर्किंग। ओके, फोर्थ आ जाता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यस, मेरे पास हिंदी पॉलिसीज होनी जरूरी है, हायरिंग पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, राइट, ये सारी पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है। हायरिंग पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकता है थोड़ी सी डिफर हो जाए, मतलब किसी किसी केसेस में डिफर हो सकती है, स्पेशली अगर हम टैलेंट एक्विजिशन के थ्रू भी हायरिंग करते हैं, बल्क हायरिंग भी करते हैं, तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हायरिंग पॉलिसी हमने रखी हुई हो, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी और हायरिंग पॉलिसी वहां डिफर हो सकती है, ऑल्दो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज ना हो, लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक केसेस के लिए, जैसे हमें बल्क हायरिंग करनी है तो उसके लिए पॉलिसी हमने कुछ और निकाली हो, या किसी सीनियर पर्सन की हायरिंग करनी है, हेड हंटिंग के थ्रू कर रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हो सकता है हमारी पॉलिसीज डिफरेंट हो। फाइन, सो ये फिर हमारी लीव पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी, इसी में लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। जब हम एम्प्लॉय को कन्विंस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, उसको हमसे कुछ चीजें पूछेगा। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो एम्प्लॉयज अक्सर पूछते हैं मैम ये लीव्स का क्या प्रोसीजर, ये क्या, नहीं मैं तो रिक्रूटर हूँ, जर्नलिस्ट बताएगा ये। अरे आपको पता कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, फिर आप अगर उसकी क्वेरीज हैं तो आपको बतानी पड़ेंगी। नाउ डोंट फील कि यार कौन पूछता है कॉल पे, कैंडिडेट्स कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। हम इन छोटी छोटी चीजों के बेसिस पे उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब हमारी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोफाइल की। कैंडिडेट अच्छा होता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे सीनियर कैंडिडेट्स के पास अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑन द कॉल इटसेल्फ। सो हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, टीएडीए पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में आपने देखा होगा मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बताई हुई हैं, राइट। यहाँ पर मैं वो डिटेल नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैंने आपको एक जर्नल बता दिया कि बहुत सारी पॉलिसीज हमारे पास हमें पता होनी चाहिए, मतलब जो जो पॉलिसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए। एज एन एचआर बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट, हमारे पास डेली में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि जब एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेगा उसके बाद भी उसकी बहुत सारी क्वेरीज होती रहेंगी, तो हम देख सके, समझ सके क्या क्या ऑल्टरेशंस भी करने जरूरी है पॉलिसीज में, वो तभी पता चलेंगे जब हमें ऑलरेडी पॉलिसी पता होगी। हमें ये नहीं दायरा अपना बांधना कि मेरा तो काम सिर्फ रिक्रूटमेंट का है, रिक्रूटमेंट कर दिया उसके बाद ऑनबोर्डिंग वाला देखेगा, जर्नलिस्ट देखेगा, नहीं, इस अप्रोच से मत रहिए। बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं, ज्यादा कुछ सीखा नहीं, बस अपना अपना रिक्रूटमेंट करे थे, इसी वजह से कहीं और मूव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके, सो ट्राई करें अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आए, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहती हूँ, राइट। सो नेक्स्ट आता है फिफ्थ, ये है हमारा कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। यस, कंपेंसेशन, सैलरी का सारा पोर्शन पता होना चाहिए, नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, टीडीएस एंड ऑल, ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, सारी चीज पता होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग ना बहुत ही मजे में खेलते रहते हैं कि हम तो सिर्फ इतना पार्ट करते हैं, हम तो हमारा काम तो सिर्फ रिक्रूटमेंट का है, पेरोल वाला तो पेरोल वाला देखेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके पास सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको हैंडी होनी चाहिए, बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। इंसेंटिव्स का क्या प्रोसीजर है, कमीशन का क्या प्रोसीजर है, बोनस कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ओके, ये सारी चीजें आपको पता बिल्कुल होनी चाहिए। एज एन एचआर, रिक्रूटर, किसी भी प्रोफाइल पे हैं, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स के सारे प्रोविजंस आपको पता होने बहुत जरूरी है। बेसिकली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अलाउंसेस हैं, परक्यूजिट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे वो मिलते हैं हमें, ओके। बहुत बार तो मैंने यही सब बताकर कन्विंस किया है कैंडिडेट्स को, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये चीजें आगे आपको बेनिफिट मिल सकती हैं, मिलेंगी, तो कैंडिडेट्स को आप बता भी सकते हैं रिक्रूटमेंट में। और एज एन एचआर तो इसने मुझे हेल्प ही किया है, मैनेजरियल पोजीशन पे स्पेशली मुझे बहुत हेल्प किया है ये सारी चीजें पता होने की वजह से। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स कंप्लीटली पता होना
बहुत जरूरी है। सिक्स्थ है, आप कहेंगे ये पॉइंट अब आ रहा है, और ये है कल्चरल नॉर्म्स। यस, मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमेशा ये स्टार्टिंग में ही होता है, विजन, मिशन, कल्चर, वैल्यूज, इसके बारे में हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, तो आप लोग ना यही 2-4 सुन के चले जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नहीं डाला। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ ही हमारे पास होना चाहिए। कल्चरल नॉर्म्स पता होने बहुत जरूरी है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, एवरीबॉडी नोज। इसलिए चलते हैं लास्ट 7th पॉइंट पे। लास्ट आ जाता है मेरा फेवरेट, और ये है TNDN परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। 2 को मैंने इसमें मिक्स कर दिया बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं ऐसे, राइट। मैंने अभी पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिक्स इन करे हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी रिमेनिंग है, तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। TNDN परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या प्रोसेस होने चाहिए, क्या टाइप्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या टाइप्स हैं, क्यों नीड है, कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, कितने कितने ड्यूरेशन में ट्रेनिंग होनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है 2 ईयर्स 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, कोई सॉफ्टवेयर आया तो क्या ट्रेनिंग देनी है, राइट। सो इससे रिलेटेड सारी चीजें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में एक सेक्शन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। कैसे हम एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना। ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एम्प्लॉय को हायर करा लिया, अरे ठीक है जब होगी ना अप्रेजल्स वगैरह होंगे, परफॉर्मेंस देखी जाएगी तब देखेंगे। हमें क्या करना, अभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हमारा काम तो बस हायरिंग का था, या फिर हमारा काम बस ऑनबोर्डिंग का था, या फिर हमने बस ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करा दी, उतना ही था, हमें कोई मतलब नहीं है। एक HR, कंप्लीट HR ये होना चाहिए कि उसे सारी चीजें ये पता हो, हैंडी हो, जिससे कि आप उन्हें बार बार रीड कर सकें, बार बार आपको पता हो। नहीं है तो बनाइए, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमारी कंपनी में ये प्रोसीजर नहीं है, बनाइए। मैंने खुद भी ऐसा किया है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। जब एम्प्लॉय सामने से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है उसे फॉर ग्रांटेड ना ले, कभी ना ले। वो पूछ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट में चल रहा है, ऐसे ही कोई कुछ नहीं पूछता, राइट। ऑब्वियसली बहुत बार ऐसे रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही होंगे बिना विदाउट एनी रीजन, तो ऑब्वियसली हम उन्हें साइडलाइन करेंगे। लेकिन बहुत बार 90-95% तो ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में वही चीजें चल रही होती है, लेकिन हमारे एक स्टेगनेंट माइंड है कि नहीं नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, तो ठीक है वहां चल रहा है चलने दो, हमारे यहाँ तो यही चलता है। नहीं, कभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कैसे चीजें हम स्ट्रीमलाइन कैसे होंगी, कैसे हम कॉम्पिटिटर्स के साथ आएंगे, फाइन। सो ये है 7 चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी हो सकते हैं जो स्पेशली आपको कंपनी से मिलें कि हाँ भाई आप एज एन HR हैं तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। अदरवाइज ये 7 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, टाइप मैंने बताए हैं, नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो सकता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। ओके, एम्प्लॉय फाइनली आ गया है और अब हमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, हमें कुछ फाइल्स मेंटेन करनी है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि भैया डॉक्यूमेंट्स कौन से लें, कैसे फाइल मेंटेन करें, तो सही आए हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, HR डॉक्यूमेंट्स फाइल। यस, HR में हमें कौन सी फाइल्स मेंटेन करनी होती हैं। यहाँ पे मैंने ली है 2 फाइल्स, ये डिपेंड करेंगी आपकी हमेशा कंपनी पे। यस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कंपनी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड कर सकती हैं। स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की फाइल भी बन सकती है, और अगर आपकी बहुत ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो बहुत सारी फाइल्स बन सकती हैं। मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो कुछ सेपरेट फाइल्स बन सकती हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको जर्नल फाइल्स बताऊंगी। आप जिस भी कंपनी में जाएंगे वहां पे आप इनके बारे में बता भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और आपको जो पता होगा कि किस किस फाइल में क्या क्या होता है, तो ऑल्टरेशंस करना बहुत ईजी होगा। किस किस तरीके की चीजें हमें लेनी है एम्प्लॉय से, पहली बात हमें वो पता होनी चाहिए। किस किस तरीके की फाइल मेंटेन होनी चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, मतलब किस किस तरीके के हमें डॉक्यूमेंट्स लेने हैं ये पता होना चाहिए। कैसे कैसे फाइल्स बनेंगी वो तो हम बना ही लेंगे कंपनी के अकॉर्डिंग, राइट। सो इसको ऐसा ना समझिए कि हमारी कंपनी में ऐसा नहीं होता है, मैम हमारी कंपनी में तो ये भी फाइल बनती है, ये भी बनती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रही हूँ इन्हीं को ही हम जगह जगह फाइल्स में डिवाइड कर देंगे अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर फाइल, एंड दैट इज पर्सनल फाइल। यस, पर्सनल फाइल। अब इसमें क्या क्या होता है इसको मैंने डिवाइड कर दिया कुछ स्टेजेस में, जिससे कि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा हो गया। ओके, फाइल आपके अकॉर्डिंग कैसे भी मेंटेन हो सकती है। जैसा मैंने कहा, हो सकता है कि इसमें से किसी सेपरेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग सेपरेट फाइल भी बनाए, तो वो कंपनी के अकॉर्डिंग हो सकती है। यहाँ एक मैं बताने वाली हूँ फर्स्ट पर्सनल फाइल, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखिए, हम जो भी फाइल बनाते हैं ना, उसमें एक चीज जो सबसे पहली मैंडेटरी है, जो आपके सबसे पहले पेज पे लगी होनी चाहिए, ये भी हो सकता है जैसे आपकी फाइल ओपन होती है तो एक इस साइड का पोर्शन होता है लेफ्ट, वहां पे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं, दैट इज चेकलिस्ट, राइट। या फिर आप सबसे ऊपर लगा सकते हैं चेकलिस्ट। ओके,
जो जो चीजें उस फाइल में होने वाली है, जैसे इंडेक्स होता था ना हमारा, हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें हमारा इंडेक्स होता है ना, बस उसी को बोलते हैं चेकलिस्ट। यस, मतलब कि इस फाइल में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कंटेंट्स है। ओके, सो हम एक ऐसा इंडेक्स बना लेंगे जिससे पता है क्या होगा, मैं तो ऐसा ही करती थी, एक ना पेंसिल से उसे टिक करती रहती थी कि भाई मेरे इसमें फाइल में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इससे ये भी होता है, आप पेन से भी टिक कर सकते हैं, इससे ये भी होता है कि पहली बात कोई भी पेपर ना उसमें से निकाल ले। अगर आपने उसको पेपर को लगाया और उसके बाद आपने उसे टिक करा है तो मतलब ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं आपकी फाइल में। तो अगर कभी कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं कि किसी ने पेपर निकाल लिया तो भी पता चल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी टिक्ड है। ओके, उसको कुछ स्पेशल टिक भी बना सकते हैं आप, और उस टिक को टेपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि टिक को कोई रिमूव ना कर सके, टिक को कोई रिमूव ना कर सके। फाइन, इस तरीके की चीजें आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर बहुत सारे लोग फाइल्स देखते हैं। नॉर्मली मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता कि ये जो एचआर में पर्सनल फाइल्स बनती है एम्प्लॉय की, वो कोई भी देखता रहे। ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई कोई भी गया, अगर 10 लोग एचआर में काम कर रहे हैं तो सारे लोग डेली पर्सनल फाइल किसी की भी उठा उठा के देखते रहते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं होता और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं पॉलिसीज अपने आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्सनल फाइल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमेशा किसी एक पर्सन को दे। बहुत ज्यादा लोग हैं तो उसमें भी हमें डिवाइड करना होता है, मैक्सिमम 1-2 लोगों को, कि किस किस की पर्सनल फाइल कौन कौन देख सकता है, किस किस डिपार्टमेंट की। ओके, ऐसा नहीं होता कहीं भी कि किसी ने भी पर्सनल फाइल एक्सेस कर ली। ओके, सो चलिए एक चेकलिस्ट हमने बना दी जिसको हम कह सकते हैं इंडेक्स, मतलब उस फाइल में जितने जितने डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो सारे पहले आपने लिख दिए, और वो जब भी आप कलेक्ट करते रहे। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम पहले ज्वाइनिंग से पहले या पहले दिन करा लेते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, बट स्टिल बहुत बार ऐसा हो जाता है कि एम्प्लॉय के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, विच इज वेरी नॉर्मल। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ये बहुत ही नॉर्मल है कि एम्प्लॉय इंटरव्यू के दिन भी नहीं लाते और उसके बाद भी डिले कर करके करते हैं। स्पेशली आप कह सकते हैं जो आप अंडर ग्रेजुएट्स हायर करते हैं बहुत बार, या ग्रेजुएट्स हैं उनकी डिग्री नहीं आई है या उनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है जो कि बाद में आती है, तो वो हमें बाद में मिलती रहती है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो इंडेक्स है उसको हम टिक करते रहते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज जो उसमें लगी हुई होगी, अब सबसे पहली या बाद में ये आपकी कंपनी पे डिसाइड करेगा। कंपनी डिसाइड कर सकती है कि आप कौन सी चीज पहले लगाते हैं, तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। वैसे एक तरीका होता है लगाने का कि जो डॉक्यूमेंट पहले के हैं वो पहले नीचे लगे और फिर उसके ऊपर 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 जो रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आए। ओके, अभी हम इसको सीखेंगे, समझेंगे कि मैं कैसी बात कर रही हूँ। सबसे पहले हमें फाइल में क्या लगानी है, उसकी एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब जो कि आपकी डिग्री सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोई भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, राइट। तो वो सबसे पहले आपके फाइल में लग जाएंगे, राइट। अब क्या हुआ ये, जैसे कि कोई हमारा एम्प्लॉय है, ग्रेजुएट है, तो उसकी ग्रेजुएट की डिग्री, उसकी ग्रेजुएट की मार्कशीट्स जो हमने ली हैं, ऑब्वियसली ये ओरिजिनल नहीं होती है, ये फोटोकॉपी होती है। आई होप सो आपको पता ही होगा। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो मैं बता देती हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे भी कहते हैं कि मैम मुझसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। एम्प्लॉय हमारे सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जब भी वेरीफाई कराता है तो वो वहीं के वहीं कराता है और वापस ले जाता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं रखे जाते, इसका ध्यान रखें प्लीज। ऐसा बहुत बार पहले हुआ करता था कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट पीरियड तक रख लिए जाते थे, ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना है और ये कोई पॉलिसीज में नहीं आता। तो डोंट कीप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम किसी के ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं रख सकते हैं, राइट। सो अगर हमें उसे वेरिफिकेशन के लिए देखना है तो देखिए और वापस कर दीजिए, यस, बिकॉज ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उसकी चीज अपनी ओरिजिनल है वो उस तक पहुंच जाए। फाइन, हमें उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, हमें सिर्फ अपनी जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, हमारी जितनी भी उसकी जो डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी चीजें पहले हमने ले ली। ओके, बिकॉज ये सबसे पहली चीज है। वैसे भी सेकेंड चीज क्या है हमारी, सेकेंड चीज आएगी हमारी उसका रेज्यूमे या सीवी, उसके बाद रिक्रूटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसका जॉब एप्लीकेशन, जो उसने जॉब अप्लाई किया, उसने जो कवर लेटर दिया। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि मेल रिसीव हुआ है, हमें जॉब एप्लीकेशन अलग से रिसीव नहीं हुआ, तो उस मेल की कॉपी जरूर लें। यस, प्रिंट आउट लीजिए जहाँ पे मेल का सारा हुआ रहा हो। हम ऐसे ही करते हैं बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा इस चीज का है कि कब अप्लाई किया, कब कहाँ से आया, अगर उसने अप्लाई किया था तो वो सारे रेफरेंस होने चाहिए हमारे पास अवेलेबल। कुछ भी हो बाद में आपका वेरिफिकेशन हो कि भाई आपके पास कहाँ से कैंडिडेट आपको मिला, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो फ्यूचर में, तो आपके पास पूरी केस स्टडी एक कैंडिडेट की होनी चाहिए, एक एम्प्लॉय की होनी चाहिए। यार एक ही तो पेपर है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेल से प्रिंट निकालिए, बहुत आसानी से प्रिंट निकल जाता है। उसका जॉब एप्लीकेशन, कवर लेटर, रेज्यूमे, सीवी, वो सब लगा लीजिए।
उसके बाद जो ऐसा सीवी है या रेज्यूमे है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे आपने शॉर्टलिस्टिंग करते वक्त कुछ नोटिंग्स करी है। ध्यान है हम स्क्रीनिंग करते हैं और हम कुछ नोट करते रहते हैं। यस, हो सकता है आपने पेपर पे नोट करी हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं लैपटॉप पे भी करती हूँ और मैं यहाँ पे भी नोटिंग्स करती हूँ। एक सीवी प्रिंट आउट निकाल के मैं जरूर उस पर नोटिंग्स करती हूँ, जैसे कि एक्सपीरियंस को टिक करती रहती हूँ, जो उसने बोला वो सेम चीजें मैच हो रही है नहीं हो रही है फोन पे, तो बहुत ज्यादा सॉलिड मैचिंग हो जाती है कि जो उसने लिखा है वो कोई क्रैम्ड नहीं है, मतलब वो कहीं कॉपीड नहीं है, सॉरी वो कॉपीड नहीं है, वो वही चीजें बोल रहा है, नियर अबाउट वही वर्ड्स यूज कर रहा है, तो हमारी मैचिंग हो जाती है। तो वो जो है आपने कुछ नोटिंग्स करी है, आपको कुछ याद आई, आपने कुछ जब बात करी उससे तो आपको कुछ ध्यान आया कि हाँ ये किससे लिंक हो रहा है, ये हमारे किस प्रोफाइल में काम आ सकता है, वो सारे जो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल सेफ रखिए, उन्हें रफ में मत डालिएगा। इसीलिए जब भी आप एक सेपरेट कैंडिडेट पे काम कर रहे हैं तो एक सेपरेट पेपर जरूर लें, एक सेपरेट वर्कशीट जरूर लें। उसका जो आपने सीवी ही प्रिंट निकाला है ना यार, तो उसका ही चाहे लास्ट पेज यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लास्ट पेज भी इनफ होता है। हमें बहुत सारी कोई हिस्ट्री की कहानियां नहीं लिखनी है, हमें बहुत सारी स्टोरीज नहीं लिखनी होती है, हमें पॉइंट्स में कुछ चीजें ऐसे 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 करके नोट करनी होती है, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, सो वो जो सारा नोटिंग वाला वो है वो आपको उसमें जरूर ऐड करना है, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि जब आपने कॉलिंग की थी आप इस शॉर्टलिस्टिंग वाले पे, स्क्रीनिंग वाले पॉइंट तक कैसे आए, कैसे आपने शॉर्टलिस्ट किया किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू का जो कन्वर्सेशन हुआ था, मतलब किस दिन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा वो सीवी पे ही अगर लिखा हुआ होगा ना और वो आपकी उस फाइल में लगा हुआ होगा तो आपको उसकी केस जो हिस्ट्री है वो ध्यान रहेगी। यस, ये अभी ऐसा लगता है कि हाँ हमने एम्प्लॉय हायर कर लिया, खत्म हो गई कहानी, लेकिन बाद में इन चीजों की बहुत बार जरूरत पड़ जाती है। अगर आपका जो कैंडिडेट है वो फेलियर हो गया, मतलब कैंडिडेट उतना अच्छा नहीं निकला, बहुत बार मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है यार इसको कैसे रख लिया, आई थिंक कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ये नहीं था, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी अपने आप को डिफेंड करने में। नाउ आप देखेंगे मैं बार बार आपको बताती हूँ कि सेफ रखने के लिए अपने आप को ये सारे प्रूफ्स रखिए, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, यू नेवर नो, कैंडिडेट नहीं ठीक बैठता है तो बहुत बार एचआर से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये नहीं होता, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐसे अपने ऊपर से नहीं हटा सकते कि हाँ भाई पता नहीं कैंडिडेट ने ऐसा क्यों कर दिया वो कर दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि वापस रिव्यू होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल के टाइम भी देखा जाता है कि कैंडिडेट पहले क्या था अब क्या है, तो किस तरीके से स्क्रीनिंग में आपने काम किया है। एंड मैं आपको बता रही हूँ अगर आप बेसिक लेवल से काम कर रहे हैं, इस तरह से काम करेंगे ना, छोटी छोटी सी चीजें नोटिस कर करके, लिख लिख के, नोट करके, सीरियसली आप बहुत ही जल्दी एक मैनेजर पोजीशन पे पहुंचेंगे। बिकॉज आपकी जो अटेंशन टू डिटेलिंग है, मुझसे ये भी पूछा गया है, अटेंशन टू डिटेलिंग वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसने मुझे हेल्प किया है अटेंशन टू डिटेलिंग को स्ट्रॉन्ग करने में। अटेंशन टू डिटेलिंग क्या है, एक सेशन इस पर आएगा, मुझसे बहुत पहले से पूछा गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया स्किल है जिसमें हम डिटेल्स पे अटेंशन दे पाते हैं रादर देन उल्टी सीधी चीजों के, और हम ग्रैब कर पाते हैं चीजों को, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करती हैं डिटेल्स में जाने के लिए, और इस तरीके से आप अगर हर कैंडिडेट के लिए काम करेंगे तो बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद मैं ना बहुत ज्यादा चीजें इसलिए बता देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकली मैं काम करती हूँ तो ये आती है तो हेल्प करेंगे आपको भी। छोटी छोटी टिप्स हैं, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये मेरा सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है काम करते वक्त। ओके, सो ये हो गया। फिर उसका इंटरव्यू फॉर्म, उसका फीडबैक फॉर्म, फिर हो सकता है कोई उसके लिए एक अलग से फॉर्म हो, जैसे कि जब इंटरव्यू हुए तो एक सेपरेट फॉर्म्स भी हो सकता है जो कि इंटरव्यू कमेटी ने दिया हो। अगर आपने किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बुलाया है, वहां पे कोई टेक्निकल इंटरव्यूज हैं, आपने किसी को बाहर से बुलवाया इंटरव्यू के लिए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशली ये होता है कि हम बाहर से किसी अच्छी फैकल्टी को बुलवाते हैं इंटरव्यूज के लिए जो कि सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है, राइट। सो वहां पे अगर उन्होंने कोई फॉर्म लिखा है, कोई रिव्यूज लिखे हैं, तो वो सारी चीजें उसमें होनी जरूरी है, राइट। ये मत सोचिए कि एक कैंडिडेट हमने हायर कर दिया तो वो सैलरी ले रहा है, अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा तो वो कोई नहीं, उसका जो सिलेक्शन है वो आपको बहुत बार डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। अपनी किसके सामने, अपने मैनेजमेंट के सामने। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई आपका साथ नहीं देगा, वहां आपको अकेले करना होगा, और वहां जब आप इतने सारे लोगों पे काम करेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा कि इस कैंडिडेट में क्या चीजें अच्छी थी, राइट। सो ये सारी चीजें सेकंड फेज में हमारी आ गई। फर्स्ट हमने देख लिए थे उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि उसके सर्टिफिकेट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट्स थी, और सेकंड में अब ये आ गया सारा कुछ उससे रिलेटेड, उसका जॉब लेटर, जॉब एप्लीकेशन लेटर, कवर लेटर, इंटरव्यू फॉर्म, फीडबैक फॉर्म, रिक्रूटमेंट रिलेटेड शॉर्ट लिस्टिंग में जितनी चीजों ने हमें हेल्प करी वो सारी चीजें सेकंड में आ गई। उसके बाद आ जाती है हमारी थर्ड चीज, और अब ये थर्ड क्या हो सकती है खुद भी अब आप सोच सकते हैं कि ये देखिए किस लेवल पे हम लोग चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्ड चीज आ जाएगी अब हमारी लेटर्स इशूड। यस, लेटर्स कौन कौन से इशूड हुए, बहुत सारे लेटर्स इस पे इशू हुए।
हमने इंटरव्यू का इनफैक्ट एक लेटर भेजा, मेल भेजा, उसको भी आप रख सकते हैं। मैं ऐसा रखती हूँ, आप नहीं रखना चाहें तो आप देख सकते हैं अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग। जो हमने फाइनल भेजा या फिर हमने एक इंटरव्यू हुआ तो वो आप रख सकते हैं कि वो मेल हमने इंटरव्यू की थी कैंडिडेट को इस दिन, तो उसको हम प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी लेटर्स इशू हुए, हमारा ऑफर लेटर उसे इशू हुआ और हमारा अपॉइंटमेंट लेटर उसे इशू हुआ, फिर वो ज्वाइनिंग लेटर उसने दिया, राइट, इस टाइप के सारे लेटर्स, कोई भी हमारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट है, बॉन्ड है, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। नाउ अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैम ऑफर लेटर तो हमने कैंडिडेट को दे दिया, हमारे पास कैसे होगा? तो हाँ, ऑफर लेटर कैसे होता है हमारे पास पता होगा वैसे तो। ओरिजिनल ऑफर लेटर हमने उसे दे दिया, फिर उसने साइन करके, जो वो साइन करेगा उसकी आप फोटो स्टेट ले लेंगे और वो आपके पास रखी जाएगी। ओके, ऐसे ही जो भी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमने कैंडिडेट को देने हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है वो हमें कैंडिडेट को देना है, ओरिजिनल तो उसी के पास रहेगा, तो हमें क्या करना है, साइन करा के उसकी फोटो कॉपी कर लीजिए और अपने फाइल में लगा दीजिए। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स, एक एक डॉक्यूमेंट जो हम उसे इशू कर रहे हैं, ये मिस्टेक मत करिएगा कि कुछ भी उठा के इशू कर दिया, अरे आज जल्दी थी, क्या वो जो एम्प्लॉय है वो शाम को 5:30 बजे आया, मुझे निकलना था, अरे मैं बहुत हरी हूँ, मैंने क्या करा, नहीं, ऐसे ही उठा के दे दिया और मैंने कहा चलो मैं कल ले लूंगा, नेक्स्ट डे वो लाया ही नहीं, वो नहीं लाएगा फोटो कॉपी करके, वाई, वो आपका काम है। ओके, सो हरी में नहीं रहना है, हरी की कोई बात नहीं है। अगर आपके पास उस वक्त टाइम नहीं है, आप कह सकते हैं कि आप, मैं ये जो वर्क है ये कल करूंगा, मैं आपको कल लेटर इशू कर दूंगा। ओके, और अगर टाइम है तो टाइम थोड़ा सा लगाइए, 5, 10, 15 मिनट मैक्सिमम, ज्यादा नहीं लगता। जब हमारी ये हैबिट में हो जाती है ना, चीजें हाथ पे हो जाती है, तो इट्स बेटर कि हम उसको टाइमली कर लें, टाइमली कर करके दे दें और खत्म बात। ओके, उसके बाद अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यस, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं हायरिंग के वक्त, ये है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। यस, बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय कहे कि भैया मुझे तो आपने हायर करता तब तो ही नहीं बताया था ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जॉब पोस्टिंग में हमने बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 15-20 उठा के जॉब पोस्ट कर दी थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो सब अटैच करिए वहां पे कि भैया ये तुम्हारा काम है। ओके, बहुत जगह तो जॉब डिस्क्रिप्शन साइन कराया जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन कंपनी से कैंडिडेट साइन भी कराया जाता है, तो वो अगर आपके यहाँ होता है तो वो आप साइन करा के रख सकते हैं कि उसको पता है कि ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी। अदरवाइज यू कैन कीप इट, जैसे कि आपको ध्यान रहे कि भाई मैंने इस फंक्शन के लिए, और ये सारी चीजें हमने उस वक्त डिफाइन की थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें डिफाइंड होती हैं जो हमें बाद में ध्यान नहीं रखी रहेंगी, तो उसको जरूर रख लें। इसी के साथ साथ इसी में ही आ जाएगा कोई भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, कोई भी ऐसे फॉर्म्स हैं, स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं जो कि हमने उससे साइन कराए हैं, वो सारी भी इसी में आएंगे, राइट। उसके साथ आपने कभी कोई शो कॉज नोटिस इशू करा उसको, वो भी इसी में आएगा, कोई लेटर इशू करा है वो भी यहाँ आएगा, आपको इसमें रखना जरूरी है। इसी के साथ हमारी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, जो कि असली कहानी है, जो डिसाइड हुआ है उसका कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, ये नहीं है कि आपको हर मंथली उसमें फाइल में लगाना है कि कितने बैठी, मतलब 29 डेज की उसकी सैलरी बैठी तो अब 29 डेज की हमने सैलरी फाइल में लगा दी, नहीं। जो एक बार मंथली उसकी सैलरी डिसाइड हो गई है, जो इंसेंटिव्स डिसाइड हुए हैं, जो भी उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, उसका एक पेज होता है, वो पेज जरूर लगाएं वहां पे, जैसे कि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। ओके, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स का एक ही नॉर्मली पेज होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत ज्यादा आपने बहुत सारी चीजें दे रहे हैं तो हो सकता है मैक्सिमम 1 और 2 पेज का हो सकता है, उसको जरूर लगाएं। ओके, सो फोर्थ में हमने सारी चीजें देख ली जो कि अब वो हैं जो कि वो जब जॉब में आ रहा है तो हमने उसको ऑफर करी है। फाइन, सो अब आप समझ गए होंगे किस किस तरीके की चीजें हमारी पर्सनल फाइल में आती हैं। तो 4 चीजें हमने देख ली है कंटिन्यूएशन में। इसके बाद आ जाती है हमारी 5वीं चीज। आई होप सो आप गेस कर पा रहे होंगे कि इसमें 5वीं चीज अब क्या बची। जब सब कुछ हमने एम्प्लॉय का ले लिया और अब सब कुछ काम वाम करते हुए सारी चीजें आ गई हैं, तो अब क्या बचता है? अब बचता है हमारा एग्जिट इंटरव्यू। यस, एग्जिट इंटरव्यू का प्रोसेस है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है एग्जिट इंटरव्यू का तो वो भी उसके अंदर आएगा। और उसके बाद क्या बचा? उसके बाद हमारा कोई रिटायरमेंट रिकॉर्ड्स हैं, रिटायरमेंट रिलेटेड चीजें हैं बहुत सारी जगह। और उसके बाद क्या, टर्मिनेशन। यस, अगर टर्मिनेशन हुआ है तो उसके रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फाइन, ये सारी तरीके की चीजें इस पे इंक्लूड हो जाएंगी। और अब क्या बचता है? क्या बचता है में अब आता है आपका FNF। यस, आपका नो ड्यूज। सबसे पहले नो ड्यूज जो कि कई जगह से साइन होता है, तो वो एक नो ड्यूज का फॉर्म होता है, वो आएगा आपका। और एक FNF। यस, तो ये सारी चीजें कैसे कैसे आ रही है, नीचे से लेके ऊपर तक हम आ रहे हैं। FNF क्या? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, जिसके बारे में मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट करी गई है। इस पे भी एक सेशन आएगा, कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, इसका एक फॉर्म लग जाएगा, मतलब उसमें कुछ मेजर चीजें होती हैं, वो सारी चीजें होंगी, वो एक 1 पेजर में आ जाएगा आपका।
और वो आपका लग जाएगा। मतलब कि एक समरी टाइप लगेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जो कहानियां हो रही हैं पीछे बैक में वो सारी चीजें उस फाइल में लगेगी। फाइन, हमेशा जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जो कि कंक्लूसिव है, मतलब एक चीज रिलेटेड, लास्ट मतलब फाइनल क्या है वो हमारा डॉक्यूमेंट उसमें लग जाएगा। ओके फाइन, सो ये हो गई हमारी पर्सनल फाइल। इसमें से कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, इसी में जो ये 4th पॉइंट था मैंने जिसमें बताया आपको पॉलिसीज और शो कॉज नोटिस, इसी में अगर हमने कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, कोई हमने लेटर इशू कराया है उसको, तो भी हो सकता है, वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। नाउ इसमें मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वैसे ये पर्सनल फाइल में ही आती हैं। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इसमें से कोई चीज जैसे कि शो कॉज नोटिस है या डिसिप्लिनरी एक्शन है वो सेकेंड टाइप की फाइल में आए। सेकेंड टाइप की फाइल कौन सी? तो सेकेंड टाइप की फाइल है हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल। यस, हो सकता है कि हमारे जो कंपनी का रूल है उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर जो आपका शो कॉज नोटिस किसी को इशू किया है उस तरीके की जो चीजें जो थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल हैं, थोड़ी सी हम प्राइवेट समझते हैं कि सब लोग ना देखें। पर्सनल फाइल इज समथिंग कि इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि बहुत बार एक्सेस करा जा सकता है उसका, कि भाई ये देख लें, आज पर्सनल फाइल मैसेज की ये देख लें। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया ऐसा नहीं है कि रोज कोई भी आकर पर्सनल फाइल किसी एम्प्लॉय की एक्सेस करता रहेगा, ये बिग नो है, बहुत सारी डिटेल्स हैं उसकी, तो आप ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकते हैं। फाइन, सो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट में। इसी में मुझे याद आया जो हमारी पर्सनल फाइल थी, सॉरी ये मुझसे स्किप हो गया वहां पे, जहां पे मैंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे थे ना, वहीं पर आईडीज एंड फोटोग्राफ्स भी आ जाएंगी आपकी। ओके, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फोटोग्राफ्स किसी क्वांटिटी में लेते हैं कि 2, 4, तो इस तरीके से फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, और उसके साथ क्या हो सकता है आपके आईडी प्रूफ्स। ओके, तो वो भी उसी में आ जाएंगी। वो चीजें हैं जो वो हमें सबमिट करा है उसके पास ऑलरेडी अपनी है। फाइन, अब आ जाती है हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल, जो कि नाम से पता चल रही है, जिसमें आने वाली हैं बहुत सारी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें जो कि हम डेली में ना तो एकदम एक्सेस कर सकते हैं और ना ही हर कोई एचआर एक्सेस कर सकता है। हर कोई एचआर मतलब जो डेली पर्सनल फाइल भी एक्सेस करता है वो भी कॉन्फिडेंशियल फाइल ऐसे एक्सेस नहीं करेगा। ओके, अब क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है तो खुद भी समझ सकते हैं किस टाइप की चीजें हो सकती हैं। तो कैसी चीजें हो सकती हैं? अब ये हो सकती है हमारी बैकग्राउंड एंड रेफरेंस चेक। यस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक हमने कराया। अब हमने क्या क्या सोर्सेज यूज करे, क्या क्या मेथड था, हमारे पास फॉर्म आया। अब हम ये नहीं बताना चाहते कि भाई इसका क्या प्रोसेस था या फिर वो हर समय कोई देख सके। थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है कि भाई हमारे पास जो फीडबैक आया उसमें क्या था वो हमने नोट कर लिया, हमने लिख लिया। तो इस तरीके के जो पेपर्स हैं ये आपके इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी जगह मेडिकल टेस्ट होते हैं, ड्रग टेस्ट होते हैं, जो कि कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, तो वो भी हमारे उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी हमारे पर्सनल फाइल में ही लगेंगी। इसके बाद इमिग्रेशन फॉर्म होता है एक I-9 फॉर्म। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं कभी और बात करूंगी बिकॉज अपने आप में प्रॉपर सेशन है, राइट। तो इमिग्रेशन फॉर्म है, I-9 फॉर्म, इसको हम रख सकते हैं उसमें। फिर है हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी इसमें रखा जाएगा। कोई वर्क प्लेस डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ और उसकी कुछ रिपोर्ट आई, राइट, तो उसको भी हम इसी के अंदर रखेंगे। इसके बाद है हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स। कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड्स है, कोई क्लेम बेनिफिट्स हम ले रहे हैं, कोई इंश्योरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी इस तरीके की चीजें, तो वो हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल पे आएंगी। ओके, सो ये हो गई हमारी कॉन्फिडेंशियल फाइल। इसके अलावा कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी डिफाइन करती है वो हमारे इसमें हो सकते हैं। एक हमारी अलग से बेनिफिट फाइल भी हो सकती है। फाइल्स के बहुत सारे नाम हो सकते हैं इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग तरीके से लगाने के लिए, राइट। जैसे कि मैंने मेडिकल फाइल की बात करी कि मेडिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, तो मैंने कॉन्फिडेंशियल फाइल में ही मेडिकल रिकॉर्ड्स को ऐड करा। तो हो सकता है आपके यहाँ ऐसा हो कि मेडिकल फाइल अलग से बने, क्योंकि बहुत सारी मेडिकल रिलेटेड चीजें, स्पेशली अगर आप एक हॉस्पिटल इंडस्ट्री में है, मतलब आप किसी हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ हो सकता है कि कुछ आपके टेस्ट वेस्ट होते हों, कोई इस तरीके की चीजें हों, वहाँ पे हो सकता है मेडिकल फाइल आपकी अलग बने। जैसे कि क्लेम वगैरह की मैंने बात करी, तो वहाँ हो सकता है बेनिफिट फाइल एक अलग से हो। ओके, सो ये थोड़ा सा डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की चीजें हमें एम्प्लॉय से लेनी है, उनको किस किस फाइल में बांटना है, ये हमारी कंपनी के हिसाब से डिपेंड कर सकता है, राइट। सो आई होप सो ये बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल है, मुझे जरूर बताएं, बिकॉज ये मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया है कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय है तब भी आपके लिए हेल्पफुल है, राइट। सर चल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन एक चीज रह गई, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पेंडिंग हो गए हैं। ऐसा ना सोचे मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, धीरे धीरे करके ना मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगी। क्या होता है, जैसे ही ये सेशन अपलोड होता है ना, तो मैं वहीं पर ही होती हूँ जब अपलोड कर रही होती हूँ, तो एकदम से अगर किसी का मैसेज ब्लिंक होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तुरंत एकदम रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसलिए कुछ मैसेजेस रिप्लाई हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचे कि मैम आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई करूंगी। क्वेश्चन आंसर सेशंस भी आने वाले हैं बहुत सारे, तो देखते रहें, बताते रहें कैसे लग रहे हैं। और चलिए, हैप्पी वॉचिंग, बाय बाय।